नमस्कार, मैं हूं मनीष आनंद। द राइजिंग हिल्स के स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु से। सुमित भसीन, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और साथ में बीजेपी के थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर उसके निदेशक भी हैं और तमिलनाडु में अभी वो मौजूद हैं। उन्होंने एक अपना रिपोर्ट वहां पर रिलीज किया है और साथ में ही जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। तो हम पहले जानेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में सुमित जी से। सुमित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बीजेपी क्या नया कहना चाहता है अपने 2024 के संकल्प पत्र से। धन्यवाद मनीष जी। पहले तो मैं आपके सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत उनको भी आज अष्टमी है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल रामनवमी आ रही है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, इसको हम एक तो मैनिफेस्टो नहीं कहते, हम संकल्प पत्र कहते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं सो हम करते हैं। इस मैनिफेस्टो के अंदर हमने जो हमने जैसे बात किया कि गरीब की बात करी है, हमने हमने अन्नदाता की बात करी है, हमने युवाओं की बात करी है, हमने नारी शक्ति की बात करी है। तो इन जो चार वर्गों के अंदर हमने पूरे समाज को बांटा, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इस मैनिफेस्टो में है। लेकिन अगर आप प्रमुख तरह से की बात करेंगे तो मैं आपको दो चीजें इसमें बहुत प्रमुख बताऊंगा। इसमें बहुत बड़ा जोर जो दिया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिया गया है, स्टार्टअप के इकोसिस्टम को दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बने उसकी, और एक नई छलांग जो एक हम लगाने जा रहे हैं उसके बारे में रोड मैप है, उसकी चर्चा की गई है। आप कल्पना कीजिए कि बोइंग और कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बने और उसके लिए उसका इकोसिस्टम तैयार हो। हम लोग आज की तारीख में अभी तक हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे केवल दो चीजें होती हैं, एक असेंबली और एक जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर से उसका मशीनों के थ्रू आपका उसका एसएमटी भी करते हैं, उसकी बॉक्स बिल्डिंग भी करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की डेवलपमेंट अभी नहीं होता। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाहर की कंपनियां करती थी। मैं खुद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कितना टीडियस जॉब है, कितना टाइम कंज्यूमिंग एंड कितना ज्यादा उसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव चाहिए होता है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम को तैयार करना, वो प्रोडक्ट का में हम लोग आईटी के अंदर इतने अच्छे अच्छे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। गूगल हमारे लोगों ने बनाया, याहू हमारे लोगों ने बनाया, फेसबुक, ट्विटर, इसमें सब जगह हमारे लोग, सारे हमारे इंडियन इंजीनियर्स लगे हैं। बट हम कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर डेवलप नहीं कर पाए। हिंदुस्तान अपना गूगल नहीं बना पाया, हिंदुस्तान अपना ट्विटर नहीं बना पाया, हिंदुस्तान अपना फेसबुक नहीं बना पाया। तो आज जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई है वो एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सबको मालूम है कि सेमीकंडक्टर्स की हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने सालों से सेमीकंडक्टर के बारे में सोचा ही नहीं गया। इंटेल यहाँ पर काम करना चाहता था, बहुत सी और अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर आके अपना वो मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना चाहती थी। पर तब की सरकार ने, और यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। उनको लगा कि नहीं, ये जो चाइना में जाए, हमारे यहाँ ना आए। इवन आपको बड़ा अचरज होगा कि 80 के दशक में भी ये लोग यहाँ पर आना चाहते थे। उस समय राजीव गांधी ने कहा कि लेट देम गो टू चाइना, वी डोंट हैव द इकोसिस्टम, वी कांट डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर। तो आज हिंदुस्तान के पास एक जो मौका मिला है, हिंदुस्तान उस मौके को पूरा फायदा उठाना चाहता है। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उन एस्पिरेशंस को उजागर किया है। तो बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसको कैटर करती है आपकी संकल्प पत्र, और जो सरकार की जो नीतियां चलती आ रही हैं उसको एक बड़े स्केल पर आगे जाकर के समय में पूरा करेंगी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि फ्रेश आइडियाज संकल्प पत्र में नहीं आए, कोई नया आइडिया नहीं आया। अगर हम मोदी सरकार की नीतियों को देखते रहेंगे तो हमें लगता है कि संकल्प पत्र में वही चीजें बड़े स्तर पर दिखाई पड़ता है, कोई नई बात नहीं हो रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अ, मैं आपके थोड़ा सा इस बात पे मैं थोड़ा मतभेद रखता हूँ। आप नए आइडियाज किसको कहते हैं? बोइंग को लेकर आना नया आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना नया आइडिया नहीं है।
गगनयान लेके जाना क्या वो नया आइडिया नहीं है? स्पेस रिसर्च के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ना क्या वो नया आइडिया नहीं है? क्या भारत के अंदर 2047 तक का जो एक हमारा लक्ष्य रखा गया है, हमारा जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे उस समय हम विकसित हों, क्या वो नया आइडिया नहीं है? पूरे देश की मानसिकता को उसके लिए तैयार करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और वो छोटा सा उदाहरण आपको इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी पुष्टि करेगा। दो उदाहरण दूंगा मनीष जी, थोड़ा समय लूंगा, दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है स्वच्छता अभियान का। जब स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ था तो बहुत से लोगों ने, उसमें आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, हमारे से बहुत से लोग होंगे, उन्होंने कहा था यार ये क्या प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठा लिया, क्या ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों की मनस्थिति बदली है, लोगों का माइंड सेट बदल रहा है। तो वो जो माइंडसेट जब पॉजिटिव एक क्लीननेस की तरफ गया, हाइजीन की तरफ गया, उससे सैकड़ों हजारों रुपए प्रति परिवार अब वो बच रहे हैं। दूसरा मैं आपको दूंगा, जब जब खाते खुलने की बात आई थी, जनधन खाते खुले, तो मैं कई बार कहता हूं कि इसको आपको पूरे होलिस्टिक वे में देखना पड़ेगा। 50 करोड़ से ऊपर जनधन खाते खुल गए। 2014-15 अगस्त को 5 करोड़ की बात थी, 26 जनवरी 2015 तक की बात थी। आज वो 50 करोड़ जनधन खाते हैं। जनधन खाते खुलने के बाद अटल पेंशन योजना आई, एक सामाजिक सुरक्षा आफ्टर यू रिटायर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आया, एक दुर्घटना बीमा 12 रुपए साल का आया, और 1 रुपए रोज पे जीवन बीमा आया। ये सोशल सिक्योरिटी की तरफ आए। ये तभी आ पाए जब आपने जनधन खाते खोले। अगर आपने खाते नहीं खुले होते तो ये आप 12 रुपए और 400 रुपए का बीमा नहीं दे सकते थे। उसके बाद आपने जनधन खातों को आधार के साथ और मोबाइल के साथ लिंक किया, तो आप डीबीटी से पैसा भी ट्रांसफर कर पाए, और सबसे अधिक आप पूरे देश को डिजिटल पेमेंट्स के लिए तैयार कर पाए। डिमोनेटाइजेशन के बाद जब डिजिटल पेमेंट्स की बात हुई थी, तो एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, बहुत विद्वान हैं, और अपने आप को दुनिया का सबसे बढ़िया अच्छा इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लीगल एक्सपर्ट भी मानते हैं। उन्होंने वहां पे कहा था, क्या गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है क्या? क्या कोई सब्जी वाली 2-2 रुपए 5-5 रुपए की पेमेंट लेगी? पार्लियामेंट के अंदर कहा था, राज्यसभा के अंदर ये भाषण था। आज डिजिटल पेमेंट्स के अंदर भारत ने दुनिया को पीछे पछाड़ दिया है। आज डिजिटल पेमेंट्स में मैं आपको एक बताऊं, आपको बहुत अचरज होगा, शायद आपने भी वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया आप भी बहुत फॉलो करते हैं। जो ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी और ये जो बैंड वाले जाते हैं ना शादी ब्याहों में, तो वो लोग भी जब बैंड बजा रहे होते हैं, तो और लोग हमारे है कि वो उनको सर से पैसे फेर के पैसे लुटाते हैं, तो वो अपना क्यूआर कोड दे देते हैं कि लोग वहां से क्यूआर कोड से उसको पैसा दे सके। ये डिजिटल, तो ये माइंडसेट चेंज हुआ है। तो ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है। भाजपा उन 140 करोड़ जो देश के हमारे नागरिक हैं, उनके संकल्प को हम जो है उसी को सब दर्शा रही है। ये बहुत से लोगों के, लाखों लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं, लाखों लोगों ने नमो ऐप में दिया है, लाखों लोगों ने लिख के, जो हमारी वैन्स गई, जो हमारे लोग गए, कार्यकर्ता गए, उनको वो सेशंस दिए हैं। उन सब सेशंस का समावेश इस संकल्प पत्र में किया गया है। जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की, हमने उसमें सांस्कृतिक विरासत भी कहा है, और भी जो हमारे रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी करना। आप देखिएगा, रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनता है। आज वाराणसी कितना बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बन गया, अयोध्या कितना बड़ा बन गया, उज्जैन का महाकाल कितना बड़ा बन गया, पावागढ़ी का मंदिर कितना बड़ा बन गया, सोमनाथ तक। तो वहां इवन ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमने अपनी जो राजनीतिक विरासत है, सरदार पटेल का स्टेच्यू बनाया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत मखौल उड़ा था, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इतना पैसा खर्च हो रहा है। आज वहां पे जाके देखिए इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई है वहां की। तो ये निश्चित भारत का संकल्प है जिसको हम दर्शा रहे हैं। निश्चित रूप से काफी विस्तार से आपने बताया कि इकोनॉमिक विजन क्या है संकल्प पत्र के पीछे। लेकिन जो भाजपा को क्लोजली देखते हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि तीन जो बड़े जो सेंसिटिव इश्यूज बीजेपी ने ले रखा था 1980 से लेकर के अब तक, और उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो सारा अपना काम कर दिया। न्यू सेट ऑफ इमोटिव इश्यूज वो दिखाई नहीं पड़ता संकल्प पत्र में। तो क्या माने कि भाजपा अब हिंदुत्व का एजेंडा जोरदार ढंग से नहीं उठाएगा आने वाले समय में? भारत की सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं, तो हम कौन सी
किस चीज की बात करते हैं? हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदुत्व को हमने हमेशा कहा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हमने कभी भी इसको धर्म से जोड़ के नहीं रखा। हमारे लिए आस्था के विषय अलग रहे हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता अलग रही है। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और विरासत वो को हम प्राइड फील करें, उसको हमें उसके बारे में कोई शर्मिंदगी ना हो, वो हमारा हमेशा से विषय रहा है और वो हमारा विषय अभी भी है। तभी हमने बात करी है कि हम और भी जो मंदिर हैं उनका भी उद्धार करेंगे, और भी अपने तीर्थ स्थानों को और ज्यादा बनाएंगे। हमने रूरल टूरिज्म की बात करी है, हमने इको फ्रेंडली टूरिज्म की बात करी है। ये सारी हमारी सांस्कृतिक विरासत की है। हम लोग हैं जो जल की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, पर्वत की भी पूजा करते हैं, वनस्पति की भी पूजा करते हैं। तो हमने उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये सब कुछ किया है। ये कहना कि हमारे इमोटिव इश्यूज, मैं ये मानता हूँ कि मनीष जी इस बात से मैं आप शायद एग्री करेंगे, केवल हमारे लिए इमोशनल इश्यूज राम जन्मभूमि और धारा 370 या कॉमन सिविल कोड नहीं है। भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, सभ्यता, हम इसका आदर करें। भारत विश्व गुरु हो, भारत अपना खोया हुआ स्थान, जो भारत ने पूरे दुनिया को आध्यात्मिक की तरफ लेके गया, वो हम वापस पुनः करें। ये भी हमारे लिए इमोशनल इशू है। भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, 2047 के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो, ये एक हमारे लिए इमोशनल इशू है। सो लेट्स नॉट से कि ओनली दिस आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि इज इमोशनल इशू। इंडिया at its best is also an emotive issue for us. Indeed. We will now talk about the place where you are, जहाँ पर अभी आप हैं, कोयम्बटूर में हैं, और आपने एक रिपोर्ट रिलीज किया है दिन में आज तमिलनाडु सरकार के ऊपर। तमिलनाडु शायद आप दूसरी बार गए हैं काफी कम समय के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60 सीट जीतने का कुछ टारगेट है साउथ इंडिया में। 60 सीट आप क्या जीत पाएंगे? देखिए, हम कोई नंबर्स में नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है। मेरा तमिलनाडु के अंदर ये दूसरी विजिट है हाल ही के कुछ दिनों के अंदर। मैं पिछली बार भी तमिलनाडु में आया था। एक बहुत बदलाव, सकारात्मक बदलाव मैं देख रहा हूं। मैं किसी टैक्सी वाले से बात करता हूँ। आज आपको छोटा एग्जांपल दूं कि आज मैं सुबह शेव बनाने के लिए कहीं दुकान पर गया, तो मैं वहां पे बात कर रहा था। उन लोगों को मोदी जी के प्रति इतना लगाव है, इतना लगाव है कि मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर कोई मोदी जी की तारीफ कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मोदी जी तीसरी बार और अधिक बहुमत लेकर आए। एंड पीपल आर थिंकिंग दैट दे डोंट वांट टू मिस द बस। एक वो बहुत बड़ी चीज है कि वी आल्सो वांट टू बी seen as standing with the development and standing as a solid rock behind Prime Minister Narendra Modi, and I think that is going to help a lot. अब लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पहले जाते थे तमिलनाडु में, तो सोशल मीडिया में गो बैक मोदी ट्रेंड करता था। तमिलनाडु की जो राजनीति है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सूट नहीं करता था। एंटी हिंदी मूवमेंट वहां पर बराबर हो रखा है। नीट का भी ऑपोजिशन वहां पर काफी चलता आ रहा है। ऐसे में इस बार भाजपा ऐसा क्या नया किया जो वहां की राजनीति में अब बीजेपी पॉजिटिव अपने आप को देख रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एक, तमिलनाडु का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर तमिल भाषा का प्रयोग किया, तमिल भाषा की अहमियत को बताया, तमिल की प्राइड को बताया। वो ऐसे एकमात्र नेता हैं जो हर वेशभूषा, हर प्रदेश की, हम तमिलनाडु में, तो मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, बट वो जब कर्नाटक में रहते हैं तो कर्नाटक, केरल में जाते हैं तो केरल, वो उन्होंने हर प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषाओं को अपनाया है। तो जो हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, उसको वो जी कर दर्शा रहे हैं। बाकी लोग केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देना, तमिल काशी का समागम करना,
तमिल और सौराष्ट्र का समागम करना, ये सब कुछ जो हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा चुनावी के माहौल के अंदर ऐसी बातें बोलना कई बार अच्छा नहीं रहता, बट फिर भी मुझे लगता है जो लोग थोड़े से राजनीति को फॉलो करते हैं और थोड़ा सा विश्लेषण भी करते हैं, आदि शंकराचार्य के बाद शायद कोई व्यक्ति है जो वो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र पे बांध रहा है। वही तो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में बांधने वाले कौन सा ऐसा राजनेता है जो आया, किसने किया? तो शायद नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं। और उनकी बातों को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है वो हर चीज को देख रही है। जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हो, आपने यहाँ पे तमिलनाडु में उसको अमल नहीं किया है, उसका विरोध है। वहां लोग कहते हैं कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी मुझे मेरी मातृभाषा के अंदर डॉक्टर बनने की परमिशन देती है, मौका देती है, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? इन छोटी छोटी चीजों का एक बहस का विषय बना है, एक चर्चा का विषय बना है। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं। तो लोग अब भारत जो है उस पुरानी सोच से निकलकर एक नई सोच की ओर जा रहा है, जो सर्वमागी एक सोच है, विच इज ऑल इंक्लूसिव। तो सबका साथ सबका विकास की जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो अब सबके विश्वास के साथ भी हो रहा है, सबका विकास भी हो रहा है और सबका प्रयास भी होगा। तो लोगों को लग रहा है इसमें प्रयास में हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो इसलिए तो जो आपने कहा कि पहले के और आज में, probably 10 years of Modi government have made them realize that he is the man who is selflessly working for the nation, for the people, and for basically the all downtrodden people. He's working for their welfare. सुमित जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को 4.25% वोट मिले थे। और इस बार आपने तीन पार्टियों के साथ अलायंस किया है और भी कुछ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो आपके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर में। तो इस बार कितने वोट परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी कि वो सीट में कन्वर्ट हो पाएगा? और किन सीटों पर आपको ज्यादा उम्मीदें लग रही है और क्यों लग रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा कि क्यों लड़ गई है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो हम कहते हैं सो हम करते हैं, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि these are the people who deliver, and these are people which are wedded to their ideology. So they don't divorce from their ideology, unlike the other parties. And the narrative which has been built up by us over the years, that India needs a stable government, a strong government, so that they can put their viewpoint in international arena, that has been echoed in every nook and corner of the country. Now, when you talk specific about the jump, I consider it will be a substantial jump. Two things are for sure. As a national party, we will be number one in terms of the vote percent. Everyone is saying double digit. I, assume that it should go somewhere in the range of 20-22% of the vote share. We should be able to achieve that. I will not be shocked or surprised if it goes beyond that, because the mood of the people is for the BJP, for the party. Now, there are a lot of things that work besides the mood of the people in the elections, and the organization is one factor into it. The organization has been a very solid factor, but now sensing the mood of the people, the organization I'm seeing as a very aggressive organization. They're doing campaigning aggressively and openly, unlike previous time when either you were uh, playing second fiddle to Anna DMK or DMK, because both the parties have in the past had alliance with us also. So DMK had it from 98 till 90, from 99 till 2004. They were part of Vajpayee government. Anna DMK has been supporting us since last 10 years, and they had been doing it before also. So I think we will be making a big gains. The gains are going to come from Tamil Nadu. Gains are going to come from Kerala.
gains are going to come from Telangana. I can tell you that probably BJP will be the number one party in Telangana this time, neither Congress nor BRS. Karnataka obviously is our stronghold, so But Hyderabad, Andhra we will do good. since the date of the announcement of the elections by the Election Commission, Prime Minister Modi has gone to Tamil Nadu at least 4 times. This is bigger than any other states which he has gone to. So there appears to be very special focus on Tamil Nadu. Well, Prime Minister is the leader of the largest political party in the world, and he is our mascot. So he wants to expand. But I don't agree with your thing that he has only gone to Tamil Nadu. Might be that he's having more focus towards the southern states, which were traditionally considered to be the weak points for the Bharatiya Janata Party. But he has been to Uttar Pradesh, he has been to Madhya Pradesh, he has been to Rajasthan, he has been to Uttarakhand, he has been to Bengal. I think today also he's in Bengal. So he's been campaigning all across. He's our champion. There are some suggestions in certain quarters that BJP is giving more focus to South India because the party thinks that it may not be able to repeat the peak performance in its traditional pocket boroughs in the western and the northern parts. Do you agree with that? See, the people are free to have their own perceptions, make their own opinion. I can tell you, BJP will do better in Uttar Pradesh from the last time. BJP will do better in Punjab than the last time. Gujarat we are going to repeat. Delhi we are going to repeat. Haryana we are going to repeat. Himachal we are going to repeat. Uttarakhand we are going to repeat. Maharashtra we are going to do better. Maharashtra looks, the goodwill for Narendra Modi is such that most of the people whom I have interacted with, they are saying even Baramati Sharad Pawar is losing. When I say Sharad Pawar is losing, he is not contesting. Supriya Sule is contesting, but ultimately it is the Sharad Pawar's bastion, So he's losing that. So if that is the kind of situation, I please understand, we are talking about a Lok Sabha election. It is not an assembly election. Which political party besides BJP is even contesting 272 seats? You need to cross a magic figure of 272 to form the government. And what is an irony? Bhagwat Mann will campaign against the Congress in Punjab, accusing Congress of corruption. And in Delhi, he will join hands with the Congress and campaign for their candidates. Aam Aadmi Party will be campaigning in Punjab against the Congress, saying they are the corrupt, they are dynast and everything. And here they will be hands in glove. Do you think the people of India are not so fool? They're so foolish. In Kerala, you will fight with LDF. And Bengal, you will form an alliance. जमाना चला गया है भाई साहब. अब ये 80-90 के दशक नहीं है. ये नया भारत है. जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये नया भारत है, जो अगर इसके घर में घुसे तो घर के मारता है. तो इसके लोग बहुत जागरूक हैं. वो अपने साथ आपको उनकी भावनाओं से खेलने नहीं देंगे. इस भारत को समझना होगा, भारत की नई पीढ़ी को समझना होगा. सुमित जी, आपका कहना है कि ब्रांड मोदी जो है वो एक बहुत पावरफुल इस चुनाव का एक कैंपेन थीम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर देश के हर हिस्से में बीजेपी को वोट पड़ेगा. लेकिन जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं कि 2019 वाली बात इस बार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस निकल करके आ रहे हैं. ये ठाकुरों का प्रदर्शन हो रहा है गुजरात के अंदर में, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है. ऐसी कोई बातें 2019 में नहीं थी. देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, 2017 के बाद लेके 2019 में भी पटेलों का आंदोलन था. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिगेश मेवानी, ये सब कुछ थे. ये कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें हैं जो फ्लेयर अप करना चाहती हैं, जो एक शांति ना रहे, अशांति बढ़े, ऐसा प्रयास करती हैं. लेकिन अंतोगत्वा जब आदमी वोट देने जाएगा ना, तो कमल का बटन ही दबाएगा.
क्योंकि उसके लिए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसी को खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। पीपल वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट। और मैंने आपसे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा ना, आप भी जवाब दीजिए। आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक ओपिनियन मेकर भी हैं, और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं। जब आप वोट देने के लिए बैठेंगे और जब आप अपना निर्णय लेंगे, तो आप भी तो ये देखेंगे, यार मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो आपस में अलग अलग एक राज्यों में लड़ रहे हैं। कोई पार्टी, कांग्रेस ने अभी तक 240-245 उम्मीदवार घोषित किए हैं, शायद 10-15 और कर देंगे। कांग्रेस इतनी बड़ी, जो भारत की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी मानती है, पुरानी पार्टी मानती है, वो देश के अंदर उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रही चुनाव लड़वाने के लिए। उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? और इसका कारण ये है कि देश की जनता भी जान चुकी है, उन्होंने 10 साल में बहुत बदलाव देखा है। आखिर क्यों मोदी एक ब्रांड बन गया? कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि मोदी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? 2001 अक्टूबर के महीने में उन्होंने शायद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जी। तब से लेके अब तक उनका जो कर्तृत्व रहा है, उसके अंदर 3 चीजें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। एक, ही इज अ लीडर हु लिसन्स। उनके कान जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी निगाहें जमीन पर हैं। ही अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ द पीपल। तो उनको मालूम है कि उनके लिए क्या क्या करना है। सो ही इज अ लीडर हु लिसन्स। ही इज अ लीडर हु इज हार्ड वर्किंग। नो वन कैन डू दैट मच ऑफ अ हार्ड वर्क विच ही डज इट। बहुत आसान है कहना कि यार 3 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं और वो कर लेते हैं। कहना आसान है, कभी आप भी करके देखिएगा। मैं तो नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश करी है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन करने के बाद लगता है यार एक दिन तो कम से कम फोन ऑफ कर दो और कोई ना कोई बहाना मार के 5-6 घंटे की नींद ले लो। हमसे तो नहीं होता वो रोज रोज वो करना। सो ही लिसन्स, ही इज हार्ड वर्किंग, एंड द थर्ड थिंग इज ही इज ट्रस्टवर्दी। पीपल ट्रस्ट हिम। वो उनकी नियत पे, उनकी इंटेंशन पे किसी को कोई कभी भी संदेह नहीं। इवन उनके जो अपोनेंट्स भी है ना, जब आप उनसे अकेले में बातचीत करेंगे ना, तो अपोनेंट्स कहेंगे यार हार्ड वर्किंग तो बहुत है यार, और डिलीवर भी करते हैं। हाउ हैज ही गॉट द थिंग्स इंप्लीमेंटेड? इमेजिन करिए 1970s में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, क्यों किया गया था? गरीबों के खाते खुल पाए इसलिए तो किया गया था ना, लेकिन नहीं खुल पाए। बहुत मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं नाम लेके कहना नहीं चाहता था, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक की, फाइनेंस की कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पे वो नहीं रहे हो। रेवेन्यू सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, प्लानिंग कमीशन वाइस चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर, देन द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो बैंकों को लोगों को बैंक नहीं पहुंचा पाए, और मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को बैंक 10 सालों में दे दिया। आप इमेजिन करिए, 48% सैनिटेशन से 99.9% पे सैनिटेशन लेके चले जाना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बदलाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहना चाहते हैं कि लीडरशिप का जो इश्यू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस लोकसभा के चुनाव में। लेकिन सुमित जी, तेलंगाना में तो विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही हुआ था। अगर आप स्वीप करने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव तेलंगाना में, तो फिर विधानसभा में क्यों हार गए थे? देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग आते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण आप उड़ीसा में देखेंगे। उड़ीसा में पिछली बार हमारे को जितनी सीटें लोकसभा में मिली, उस प्रोपोर्शन में विधानसभा में नहीं मिली थी। ये देश का चुनाव है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, मेरे गांव का चुनाव नहीं है, मेरे वार्ड का चुनाव नहीं है, ये मेरे राष्ट्र का चुनाव है, मेरे देश का चुनाव है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और मैं आपको लेके जाता हूँ आप ही की 2019 की जो वोटों के लिए जो आपका यात्रा, आप जाके यात्रा कर रहे थे चुनावी यात्रा में, तो आपको भी किसी ने कहा था, मैंने आपके मुंह से ही सुना, आपको भी किसी ने कहा था कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में यही हमारे को लेके जाएंगे। तो जब लोग, और वो किसी देहात के अंदर की बात थी, वो देहाती किसान ने वो बात बोली थी।
तो ये जब राष्ट्र का चुनाव होता है ना, तो वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करते हैं, स्थानीय मुद्दे नहीं करते। और जो स्थानीय चुनाव होता है उसके अंदर एक बीआरएस के प्रति इतना भयंकर गुस्सा था, उसको हटाना था। और लोगों को लगा शायद कांग्रेस ज्यादा बड़ा विकल्प हो सकती है, क्योंकि बीजेपी एक उभरती हुई ताकत थी, बीजेपी रिप्लेस कर सकती है, ऐसा शायद लोगों को नहीं लगा होगा। लेकिन वही जो कारण उस समय हमारे को वोट नहीं दिया था, वही कारण इस समय वोट देगा, क्योंकि लोगों को लगेगा यार बीजेपी को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, तो हमें इसी की ताकत को बढ़ाना है। निश्चित रूप से राष्ट्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी वोट लोग डालेंगे। सुमित जी ने बहुत ही विस्तार से कई सारे पहलुओं पर अपने जवाब दिए और हमें विषय को समझाया कि किन किन फैक्टर्स पर इस चुनाव में लोग वोट डाल सकते हैं। और हमारे पास समय अब रह नहीं गया है। हम दोबारा फिर कभी एक बार फिर से सुमित भसीन जी को लाएंगे अपने साथ चर्चा में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार मनीष जी। और मैं आपसे एक अनुरोध भी करूंगा कि जब चुनावों के नतीजे 4 तारीख को आ जाए तो मुझे जरूर बुलाइएगा। बीजेपी की सीटें पिछली बार से बहुत अधिक अधिक आएंगी और हम 400 के पास पहुंचेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।